बहरीन की तरफ से अभी भारत के साथ अर्जुन टैंक को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू कर दिया गया है। डीआरडीओ की मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम किस वजह से आगे चल के किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एक बहुत ही गेम चेंजिंग वेपन साबित हो सकता है। रशिया का साथ देने के लिए अभी यूके की तरफ से भारत को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। और अंत में क्या इंडियन एयरफोर्स अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में F-15EX यानी कि ईगल 2 को खरीदने वाला है। ऐसे ही कुछ और अपडेट्स के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट अर्जुन टैंक को लेके। अर्जुन टैंक को शुरुआत से ही क्रिटिसाइज किया जाता है क्योंकि इसकी वेट की वजह से इंडियन आर्मी में इसके डेवलपमेंट के बाद इसे बड़ी मात्रा में इंडक्ट नहीं किया गया था। और इनिशियली जब इसको भारत की फ्यूचर मेन बैटल टैंक के तौर पर डेवलप करने के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन इसके बाद बस इसको पंजाब और राजस्थान जैसे सेक्टर में ही डिप्लॉय करने के लिए इंडक्ट किया गया था, जिस वजह से हमारी पूरी आर्म्ड कोर की बस 6 से 7% के आसपास ही अर्जुन टैंक ही होने वाले हैं, क्योंकि वेट की वजह से इनको माउंटेन रीजन में हम लोग डिप्लॉय नहीं कर सकते हैं, जिस वजह से T-90 टैंक्स और T-72 के मुकाबले भी इसमें बेहतर आर्मर और फायर पावर होने के बावजूद भी इसको ज्यादा मात्रा में शामिल नहीं किया गया था। इस बात को लेके आज भी अर्जुन टैंक को क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन अभी बहरीन की तरफ से भारत के साथ अर्जुन MK2 यानी कि वर्तमान की अर्जुन MK1A वेरिएंट को खरीदने के लिए बातचीत करना शुरू किया गया है। बहरीन के पास वर्तमान लगभग 180 के आसपास US मेड M60A3 टैंक मौजूद है, लेकिन वो अभी इनको रिप्लेस करना चाहते हैं। पहले भी इन टैंक्स को लियोनार्डो की तरफ से मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का ऑफर बहरीन को दिया गया था, जिसमें वो इसमें एक नए 120 mm की मेन गन के साथ साथ इसमें कंप्लीट नए आर्मर पैकेज को ऑफर कर रहे थे, लेकिन शायद ये ऑफर बहरीन को पसंद नहीं आया है और अभी वो भारत से अर्जुन मार्क 2 या MK1A वर्जन को खरीदने के लिए बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेके 6 मार्च को ही पहले एक रिपोर्ट सामने आया था। अर्जुन में अभी 120 mm की मेन गन का इस्तेमाल किया था, जो कि एक राइफल्ड गन है और इसमें एक वाइड रेंज की वेपन्स को फायर किया जा सकता है, जिसमें APF-SDS PCB TB राउंड को फायर किया जा सकता है और साथ ही इसमें लाहत लेजर गाइडेड एंटी टैंक मिसाइल को भी फायर किया जा सकता है। इसके अलावा प्रोटेक्शन सिस्टम की बात करें तो अर्जुन में इस्तेमाल हो रहे कांचन आर्मर को रशियन आर्मर से भी बेहतर पाया गया था और ये T-72 टैंक से एक डायरेक्ट हिट लेने के बाद भी इसकी आर्मर में कोई नोटिसेबल डैमेज नहीं हुआ था और ये डैमेज सबसे बेहतरीन इजरायली ओरिजिन APF-SDS राउंड के साथ टेस्ट किया गया था। लेकिन अभी इसमें पहले के मुकाबले भी मॉडर्न फायर कंट्रोल सिस्टम और ऑप्टिक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और गनर साइट के साथ अभी एक ऑटोमेटिक टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम को ऐड कर दिया गया, जो कि इसको हंटर किलर कैपेबिलिटी प्रोवाइड करने वाले हैं। इसमें अब एक नई लेजर वार्निंग काउंटर मेजर सिस्टम को भी दिया जाने वाला है, जिसको हाल ही में इजराइल के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। और अभी इसमें बहरीन की तरफ से इंटरेस्ट दिखाने के पीछे एक मेजर कारण उनकी रेगिस्तान टाइप की टेरेन भी हो सकता है, क्योंकि भारत मेनली अर्जुन टैंक को रेगिस्तान रीजन में ऑपरेट करता है और अभी तक परफॉर्मेंस, फायर पावर या प्रोटेक्शन के मामले में अर्जुन टैंक को लेकर कोई भी शिकायत नहीं आई है। बस इसकी वेट की वजह से थोड़ा दिक्कत था, जिस वजह से अभी तक आर्मी में इनको बड़ी मात्रा में शामिल नहीं किया गया। लेकिन हो सकता है बहरीन को यहाँ पर वेट को लेके इतना ज्यादा परेशानी नहीं है, जिस वजह से अगर इनको रेगिस्तान के लिए वो लोग खरीदना चाहते हैं तो अर्जुन टैंक रेगिस्तान के लिए बहुत ही सुइटेबल टैंक साबित हो सकता है। अगला अपडेट मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को लेके। नॉर्मली इनको शॉर्ट रेंज की एयर डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिनको एक्सट्रीम क्लोज रेंज के एनकाउंटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है और हाल ही में यूक्रेन और रशिया के बीच हुई लड़ाई में इसका काफी इस्तेमाल किया गया था। स्पेशली US ओरिजिन स्ट्रिंगर और इग्ला S जैसे सिस्टम को इस दौरान काफी मात्रा में इस्तेमाल किया गया था। अब मेनली इनको हेलीकॉप्टर्स के लिए खतरा माना जा सकता है, क्योंकि इनकी इफेक्टिव रेंज 10,000 फीट से नीचे है और ये रेयरली इसके ऊपर हिट जाके कर सकते हैं। लेकिन रशियन फोर्सेस की तरफ से मेनली यूक्रेन में कोई हाई प्रिसिशन वेपन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा और वो अभी सोवियत ओरिजिन या पुराने Su-25 का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ग्राउंड अटैक करने के लिए वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके लिए एयरक्राफ्ट को कम अल्टीट्यूड में उड़ान भरना पड़ रहा है और इस वजह से ये सभी के सभी शोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत ही इजी टारगेट बन रहे हैं। अब भारत की तरफ से भी ऐसे एक मैन पोर्टेबल सिस्टम को डेवलप किया जा रहा है, लेकिन डीआरडीओ अभी जिन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को डेवलप कर रहा है
ये बाकी एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले थोड़ा अलग होने वाला है, क्योंकि ये एक नेटवर्क सेंट्रिक एयर डिफेंस सिस्टम होगा, यानी कि इसमें ऑपरेटर को या जो भी सोल्जर के पास ये लॉन्चर मौजूद होगा उसको विजुअली डिटेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि उसका टारगेट जो है वो कहां पर या दुश्मन का एयरक्राफ्ट कहां से आ रहा है, क्योंकि इसमें डाटा लिंक सिस्टम मौजूद रहेगा और ये पहले से ही ऑपरेटर को बता दिया जाएगा कि किस डायरेक्शन से दुश्मन आ रहा है, जिस वजह से बाकी किसी भी सोल्डर फायर एयर डिफेंस सिस्टम के मुकाबले इसमें जल्दी से टारगेट के ऊपर लॉक किया जा सकता है और फायर किया जा सकता है। इसकी रेंज लगभग 6 किलोमीटर तक होने वाली है और ये इफेक्टिवली लगभग 3.5 किलोमीटर की अल्टीट्यूड तक एंगेज हो सकता है। ऐसे में दुश्मन की किसी भी इनकमिंग हेलीकॉप्टर, बड़े यूएवी या लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है और उनके खिलाफ ये बहुत ही इफेक्टिव वेपन साबित हो सकता है। स्पेशली माउंटेन रीजन में दुश्मन की एयरक्राफ्ट ज्यादा ऊंचाई पर उड़ान नहीं भर पाएंगे और ऐसे रीजन में इन्फेंट्री यूनिट इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक इसकी मास प्रोडक्शन शुरू नहीं किया गया और टेस्टिंग के लिए बस 5 यूनिट को मैन्युफैक्चर किया गया था, लेकिन अगर जल्दी से जल्दी इनकी टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद इनकी मास प्रोडक्शन को स्टार्ट किया जा सकता है तो ये किसी भी लड़ाई में गेम चेंजिंग वेपन साबित हो सकता है। अगला अपडेट भारत और रशिया को लेके। अब देखा जाए तो पूरे दुनिया भर में भारत अकेला ऐसा देश है जो कि अब भी रशिया का समर्थन कर रहा है और रशिया के साथ ट्रेड रिलेशन को बरकरार रख रहा है, क्योंकि फिलहाल दुनिया के सभी ताकतवर देश अभी रशिया के खिलाफ हो चुके हैं, लेकिन भारत अभी भी रशिया के खिलाफ यूनाइटेड नेशन में वोट नहीं कर रहा है। और इस बात को लेके यूके की तरफ से, यानी कि यूके की ट्रेड मिनिस्टर अनी मरी की तरफ से भारत को क्रिटिसाइज किया गया है कि वो अभी रशिया के अगेंस्ट में भारत के स्टैंड को लेके चिंतित है और उनके मुताबिक भारत को रशिया का साथ यहाँ पे छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा अभी भारत रशिया से क्रूड ऑयल को भी इंपोर्ट कर रहा है, जो कि ब्रिटेन को और भी ज्यादा परेशान कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से इस बात को लेकर भारत को रोका नहीं गया और एक स्टेटमेंट में यूएस की तरफ से पहले भी कहा जा चुका है कि वो रशिया और भारत के रिलेशन को समझते हैं और भारत और रशिया के बीच होने वाली ऑयल ट्रेड पर कोई भी सैंक्शन नहीं लगने वाला। लेकिन यूके को यहाँ पे इस बात से तकलीफ हो रहा है। दूसरे तरफ देखा जाए तो भले ही रशिया को भारत यूनाइटेड नेशन में सपोर्ट कर रहा है और एक तरीके से उसके खिलाफ वोट नहीं कर रहा है, लेकिन यूक्रेन में किसी भी बायोलॉजिकल वेपन का इस्तेमाल करने को लेके भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन में चिंता जाहिर किया गया। इसी बीच रशिया की तरफ से पहली बार ये बताया गया कि उन्होंने यूक्रेन में अपनी सबसे बेहतरीन किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो कि आवाज से लगभग 10 गुना ज्यादा रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और ये शायद पहली बार है जब रशिया की तरफ से यूक्रेन में इतनी एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करने का बात स्वीकार किया गया। इसको लेकर एक ऑफिशियल वीडियो रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया था, जिसमें यूक्रेन की एक अम्युनिशन स्टोरेज फैसिलिटी को रशिया की तरफ से किंजल मिसाइल से टारगेट किया गया है। अगला अपडेट मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को लेके। अब पिछले कई सालों से टेंडर पेंडिंग पड़ा हुआ था और अभी हाल ही में इसको लेके हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से चिंता जाहिर किया गया था और कहा गया था कि जल्दी से जल्दी इस टेंडर को फाइनल किया जाए। इसी बीच अभी तक इस टेंडर में जितने भी कंपटीटर आए थे उन सभी में राफेल को सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा था और इनिशियली इसमें मीडियम वेट कैटेगरी की फाइटर ही शामिल हो रहे थे, लेकिन बाद में Su-35 की एंट्री के साथ साथ इसमें F-15EX को भी शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद इसमें ये दोनों बड़े और हेवी कैटेगरी के फाइटर शामिल हो गए थे। अब चौंकाने वाली बात तो ये है कि अभी बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स शायद अभी F-15EX यानी कि ईगल 2 को MMRCA टेंडर में सिलेक्ट कर सकता है। अब इसका सोर्स क्या है मुझे अभी तक क्लियरली नहीं पता है, लेकिन जहां तक बिजनेस स्टैंडर्ड की बात रही तो उनका क्लेम है कि उनके मुताबिक आज तक जितने भी फाइटर जेट हैं उन सभी के मुकाबले F-15 के नाम पर सबसे ज्यादा एयर टू एयर किल रजिस्टर्ड है, जो कि लगभग 104 के आसपास है और यकीनन एक बहुत ही बढ़िया रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल ये कि ये तब की रिकॉर्ड है जब रडार टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं हुआ था और ना ही मिसाइल टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हुआ था और ओपोनेंट के पास BVR या क्लोज रेंज की फाइट के लिए सुइटेबल मिसाइल मौजूद नहीं थे, जिस वजह से F-15 70s और 80s के दौर में एनिमी एयर स्पेस को पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। लेकिन मॉडर्न रडार टेक्नोलॉजी और BVR मिसाइल के आने के बाद F-15 आज की दौर में बाकी किसी भी एयरक्राफ्ट के मुकाबले बहुत ही इजी टारगेट बन सकता है। माना कि अभी F-15 को मॉडर्न एवियोनिक्स सिस्टम के साथ और रडार के साथ अपग्रेड कर दिया गया, जो कि अब शायद दुनिया का सबसे तेज एयरक्राफ्ट है, जो कि मार्क 2.5 की स्पीड को टच कर सकता है और साथ ही अपने साथ लगभग 22 से 24 एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर सकता है, जो कि वर्तमान की कोई भी फाइटर एयरक्राफ्ट कैरी नहीं कर सकता है। लेकिन इसी के साथ ही इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी काफी ज्यादा होने वाला है, जो कि मॉडर्न फाइटर जेट को इससे 150 किलोमीटर से भी काफी ज्यादा दूरी से डिटेक्ट करने की काबिलियत दे सकते हैं, जिस वजह से इसको आज के दौर में इतना इफेक्टिव नहीं माना जाएगा और राफेल, ग्रिपेन और यहाँ तक कि F-15 जैसे फाइटर जेट भी इनको आसानी से मार के गिरा सकते हैं।
इस वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडियन एयरफोर्स अभी F-15EX या ईगल 2 के साथ जाने वाला है। अगर यहाँ पर इतना ही प्रेशर यूएस की तरफ से डाला जा रहा है और एक यूएस ओरिजिन फाइटर जेट को यहाँ पे भारत को लेना भी पड़ता है, तो भारत यहाँ पर F-15EX के बदले F-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 या F-21 के साथ भी जा सकता है, जो कि एक मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की सेगमेंट में आते हैं और इस सेगमेंट में F-15 से बेहतर होने वाला है। क्योंकि F-15 की बात करें तो ये एक एयर डोमिनेंस फाइटर जेट है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो मेनली एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करना है और इससे हम हमारी Su-30 MKI फाइटर जेट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अभी हमें इस कैटेगरी की फाइटर जेट की जरूरत नहीं है, तो इनको अभी फोकट में इंडक्ट करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।